भारत माता की। एक बार फिर बोलेंगे, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं श्रीमान हरवीर सिंह जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने किसानों को भी एक मंच उपलब्ध करवाया, एक और मंच उपलब्ध हुआ जिससे ग्रामीण आवाज़ नीति निर्धारकों और उनसे जुड़े हुए अधिकारियों, मंत्रियों, सरकार तक पहुंचेगी। कई लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। देखा जाए तो वास्तव में हम इस खेती के कारण ही सोने की चिड़िया थे। उस समय कोई व्यापार, उद्योग वगैरह खेती से जुड़े हुए ही थे और कृषि प्रधान ये देश दुनिया का सिरमौर था। कोई तो कारण था, गुलामी हुई, कई थपेड़े लगे, लेकिन मौका मिला है और हरित क्रांति के हम और सब एहसानमंद हैं। लेकिन 60 साल तक भी उसी हरित क्रांति को केंद्र में रख करके सारी शोध चलती रहेगी, उसी के गीत गाते रहेंगे और उसके कारण हमारी भी कुछ ठाती है, विरासत है, उसकी उपेक्षा करते रहेंगे। ये कब तक चलने वाला है? हम जिसके कारण सोने की चिड़िया थे, तो कुछ परंपरागत ज्ञान कृषि का हमारे पास भी था। क्या उनके ऊपर शोध नहीं होना चाहिए? क्या उस ज्ञान का संकलन करके और आज के किसानों को वैज्ञानिक सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से बहुत सारे आईसीआर के इंस्टीट्यूट और ये सब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम किए, बीजों में भी किया और हरित क्रांति का तो 6.5 गुना आय बढ़ाई, उत्पादन बढ़ाया, जैसा डीजी साहब ने कहा। ये सब सत्य आंकड़े, इनको मैं नकार नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा दिया हमने और बहुत सारी चीज़ों का घट गया, रकबा बढ़ गया। कारण सीधा सा है, गेहूं और चावल को सरकार खरीदती है और बाकी को नहीं खरीदती, इसलिए उनका रकबा कम हो गया। तो उत्पादन बढ़ गया या रकबा बढ़ गया या क्या बढ़ गया, ये भी आंकड़े आने चाहिए सामने। देखिए, मैं किसानों का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए मैं जो बात करूँगा उस निंदा के रूप में दिखाई देगी आप सबको। लेकिन उनकी तकलीफ यहाँ तक पहुँचे, इसलिए मुझे कहने की मैं छूट मांगता हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अभी गुजरात में आनंद में और प्रधानमंत्री जी ने जो प्राकृतिक कृषि की बात कही है, शायद प्रधानमंत्री जी के मुंह से पहली बार ये विषय आया है। और क्यों आया है, कैसे आया है, तो वहाँ उन्होंने पूरा कार्यक्रम देखा, वहाँ के राज्यपाल का भाषण भी सुना और कुछ प्रत्यक्ष आंखों से भी देखा। उन्होंने ये तो स्वीकार किया कि मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन पहली बार और ऐसे पद से और ऐसे व्यक्ति से हमारी प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि की प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा सुनने को मिली। मुझे लगता है कि वो एक गाइडलाइंस बन करके आगे के लिए नीति निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जैसा कि किसानों की उम्मीद भी है। दूसरा, कोई भी नई चीज़ लाते हैं, अभी जब भी जैसे मेरे पूर्व वक्ता श्रीमान अजय वीर जी जाखड़ ने कहा कि पहले एक बार देख तो लो दुनिया में जिन जिन देशों ने जो नीति अपनाई है उसकी समीक्षा तो कर लो। क्या वो हमारी इस वातावरण में, हमारी इस भूमि में, हमारे इन किसानों में, जब वो उन्हीं के यहाँ पर फैल हो चुकी तो हमारे यहाँ पर भी चलेगी नहीं चलेगी? अगर लानी है तो ठीक है, लेकिन हूबहू लाई जाए या उसमें युगानुकूल और परिस्थिति अनुकूल कुछ सुधार करके लाई जाए, ये तो स्वाभाविक होना भी चाहिए। तो नई तकनीक जब आती है तो उसके ऊपर स्टेक होल्डर्स का सुझाव लिया जाए, जैसा उन्होंने सुझाव दिया और जो कहा कि देहाती यानी पिछड़ा क्यों, तो मैं स्मरण कराऊंगा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावना के समय उसमें लिखा हुआ है, आज पढ़ा जा सकता है
ये स्वीकार किया गया है कि अगर इस देश में किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दे दिया गया तो देश की अर्थव्यवस्था तरमरा जाएगी। और 1950 में पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रेम्बल था उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया कि हम ऐसी नीतियां लाएं ताकि हमारे देश में भी उद्योगों का विकास हो, और उसके विभिन्न स्टेज तय किए गए। पहला स्टेज खेती। खेती ये कच्चे माल का आपूर्ति करता होगा, और क्योंकि कच्चा माल खेती देगी और उद्योगों के लिए मजदूर ग्रामीण क्षेत्र देगा, इसलिए इन दोनों का मूल्य यदि कम नहीं रहा तो फिर लागत हमारी उद्योगों की बढ़ेगी। इसलिए कुछ किसान को भी मिलना चाहिए, कुछ मजदूर को भी मिलना चाहिए। आप समझ लीजिए कि 1950 में वहीं से और नींव डल गई कि देहात की दशा कैसे रहने वाली है। अभी तक भी कृषि शिक्षा का पूरा केंद्र जो है वो हरित क्रांति वाले सिद्धांतों पर है, और हम उनका विश्वास नहीं जीत पा रहे। कृषि वैज्ञानिकों का ध्यान डाइवर्ट ही नहीं कर पा रहे, और उनकी सारी शोध उद्योग और व्यापार केंद्रित है। जिस दिन किसान सेंट्रिक, किसान केंद्रित अगर शोध होने लग जाएगी, मैं मानूंगा कि व्यापार और उद्योग की उसको उपेक्षा नहीं होने वाली। आप लागत मत, मूल्य मत बढ़ाइए, एमएसपी मत बढ़ाइए, लेकिन लागत तो कम कर सकते हैं ना। और लागत कम करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनके सुझाव किसी को नहीं चाहिए। तो हम आरोप लगाएंगे फिर कि ये जरूर व्यापार और उद्योग केंद्रित निर्णय लेने वाली नीतियां हैं। अजय वीर जी ने कहा कि इस देश में कोई कृषि नीति है ही नहीं। क्यों नहीं होनी चाहिए? छोटे छोटे कामों के लिए, विभागों के लिए नीतियां हैं। 5 साल 10 साल में उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। 60-60 साल तक चले, उसके बाद भी गीत गुणगान गाते रहे। हमारे यहाँ पर देसी गाय थी, गोल्ड माइन्स है, गोल्ड माइन्स। हम पछताएंगे एक दिन। आज उसकी जगह पर जर्सी हॉलिस्टन तो आ गई, लेकिन उनके बछड़ों का क्या कर रहे हैं? किसान की बहुत बड़ी समस्या जो यहाँ पर दिखाई नहीं देती, उन आवारा पशुओं के कारण उसकी फसल को चौपट करना है। आप घर की रखवाली तो करना मुश्किल हो गया आज। इतने खेतों की रखवाली करना संभव है क्या? लेकिन उसको करना पड़ रहा है सब। कुछ प्रांतों में वो समस्या कम है, लेकिन जिन प्रांतों में ज़्यादा है वहाँ का किसान अनुभव करता है इस बात को। इसलिए हम तकनीक लाएं तो कम से कम उसके भविष्य में आने वाले प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं उनका भी पूर्व विचार हो जाए। आज गांव-गांव, शहर-शहर के अंदर देशी गाय का दूध मांगा जा रहा है, जैविक फूड मांगा जा रहा है। ये सारे अधिकारी और ये भी जो है उसकी ओर भाग रहे हैं, लेकिन नीति बनाते समय उसकी उपेक्षा क्यों? क्या गाय के दूध के अंदर क्या औषधीय गुण हैं, उनकी शोध नहीं होनी चाहिए? आयुर्वेद का पुराना पंचगव्य पर आधारित चिकित्सा पद्धति और गाय के घी के अंदर दी जाने वाली दवाइयाँ ज़्यादातर, इसका मतलब कुछ तो है। उसकी प्रॉपर्टीज़ का ज्ञान शोध के माध्यम से देश के सामने आए, संसार के सामने आए। बंधुओं, कई जगह मैंने नोट किया है कि झूठ बोल करके भी, सच्चाई को छिपा करके भी, और जिम्मेदार लोग बोलते रहते हैं। आखिर ये किसके साथ? ये गद्दारी का ये दूसरा हिस्सा नहीं है क्या? ये देशद्रोह नहीं है क्या? मैंने पहले माफ़ी मांगी, मैं निंदा करूंगा, लेकिन मैं उन समस्याओं को भुगतने वाला हूं, इसलिए मैं उनको कहूंगा। यानी आज भी साइंटिस्ट बोलेंगे, अधिकारी बोलेंगे कि जैविक खेती करोगे उत्पादन घट जाएगा, इतना गोबर कहाँ से लाओगे? लेकिन जिन लोगों ने की है उन्होंने रासायनिक खेती से अच्छे और बराबर के उत्पादन ला करके दिए हैं। वैज्ञानिकों ने उनका निरीक्षण किया है, ऐसे किसानों को सम्मानित किया है, उनको पद्मश्री भी मिले हैं। तो फिर कौन सी बात सही है? कब हम स्वीकार करेंगे इस बात को? हाँ,
आपने लेबोरेटरी के अंदर, आपने फील्ड के अंदर, आपने ट्रायल के अंदर उनको गलत सिद्ध कर दीजिए, उसके बाद बोलिए, अपना शोध पत्र तो प्रकाशित कीजिए, उसके बाद हम भी मान लेंगे। लेकिन उसके बिना करे ही अनुमान लगाते रहेंगे हम, तो फिर ये हम शिकायत उसकी करते रहेंगे। इसलिए जैविक खेती के बुनियादी सिद्धांतों को आज तक वैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं किया। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि एक बार वो शोध के लिए और उसको स्वीकार करें, उसके बाद और हम इस बात को सत्य मान लेंगे। नीति ऐसी हो जो किसान को सशक्त करे, मजबूत करे, उसको भी अपने बच्चों को पढ़ाने लायक बनाए, वो भी सम्मान के साथ अपना जीवन स्तर उठा करके जिए, तो मैं मानूंगा कि आज की इस गोष्ठी की सार्थकता होगी। धन्यवाद।